जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ फोर्थ ग्रेड का मेरे द्वारा जो पेपर बनाया गया उसका सॉल्यूशन, या फिर मैं कहूँ कि मेरे द्वारा अभी फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए पेपर बनाया जा रहा है और इन पेपरों को ऑफलाइन आयोजित किया जा रहा है। ऑफलाइन का मतलब आपको समझा दूं मैं वापस। ऑफलाइन का मतलब ये है कि मेरे द्वारा सिरोही सिरोही के आसपास जितने भी लाइब्रेरी है उन सब लाइब्रेरी के अंदर ये पेपर आयोजित हो रहा है। लाइब्रेरी के अलावा भी कुछ लोग ऐसे जो पेपर देना चाहते हैं वो अपने स्तर पे 4-5 का गुट बनाकर भी ग्रुप बनाकर भी अपना पेपर ये ले रहे हैं, ताकि उनको ऑफलाइन पेपर सॉल्व करने में आसानी रहे या उनकी प्रैक्टिस हो जाए ये ध्यान रखना। इसलिए अपन ये पेपर एक तरह से आयोजित किया है। अभी वर्तमान में ये दूसरा पेपर है अपने पास और उससे पहले अपन ने एक पेपर कर लिया है, ये ध्यान रखना। उस पेपर का वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें उसको वीडियो को। और ये दूसरा वीडियो अपना, और जैसे आपको प्रश्न जिसने पेपर हल किया उनको उत्तर भी मिल जाएंगे, स्वयं का मूल्यांकन भी मिल जाएगा। और जिसने पेपर हल नहीं किया है वो यदि डायरेक्ट इस वीडियो को देख लेंगे तो भी आपके 120 प्रश्न का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपके सामने। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग जगह से मैंने चुन कर एक तरह से कहूँगा किताबों के अंदर से ले लेकर मैंने ये प्रश्न बनाए आपके लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और मैं ऐसी आशा के साथ कह सकता हूँ कि कुछ प्रश्न इसमें से पेपर के अंदर भी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर, ज्यादा देर नहीं करते। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, HSG के पॉइंट। और इसी चैनल पर अपन रोजाना फोर्थ ग्रेड के लिए, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए एक तरह से अपन कहे तो मैं मैथ्स की क्लास लगा रहा हूँ। और इसी के साथ कल एक वीडियो और आएगा जिसमें साइंस की एक तरह से मैराथन चलेगी अपनी, इसी तरह जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अपने पास ना तो डिजिटल बोर्ड है ना इतनी बड़ी टीम है कि अपन कुछ बड़ा कर सके। और जरूर करेंगे आगे, आप सबका सपोर्ट रहा तो। इसलिए अभी तो मैं जितना अपने से हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सबको अच्छा से अच्छा एक मटेरियल दे सकूं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जिसमें पड़ोसी, बहु, शहीद ये तीनों अलग है। गोदू में ये तत्सम शब्द है, गोहू गेहूं है, गेहूं। और उस गेहूं का ही एक तरह से तत्सम शब्द क्या है, गोदुम। ठीक है, तो आप याद रखना गेहूं और गोदुम दोनों एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है, सिर्फ इनका एक तरह से अलग है, तत्सम और तद्भव है। आगे देखते हैं अपन क्या है। अधिसूचना नोटिफिकेशन सामान्यतः कहाँ प्रकाशित की जाती है, अखबार और राजपत्र, गजेटेड में, है ना। गजेट में ध्यान रखना, गजेट में और अखबार और राजपत्र दोनों में नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की जाती है। केवल कार्यालय के भीतर, देखो कार्यालय के भीतर क्या होता है, आदेश होता है, ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखना आप ना, कार्यालय आदेश। व्यक्तिगत पत्र के अंदर क्या होता है, निवेदन भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर में नहीं, कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर के अंदर भी क्या होता है, एक तरह से ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखना आप। तो आप कह सकते हैं अखबार और राजपत्र गजेट में अपने अधिसूचना प्रकाशित होती है। आगे चलते हैं। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ईमानदारी, देखिए ईमानदारी का मतलब है ईमान किसी के अंदर है और एक तरह से ईमानदारी से उसका भाव है, उस व्यक्ति के बारे में अपन विशेषता बता रहे हैं। तो ईमानदारी एक तरह से भाववाचक संज्ञा की विशेषता है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। जो पढ़ता है वही पास होता है, जो पढ़ता है वही पास होता है, इसमें जो और वही क्रमशः कौन से सर्वनाम है। जो पढ़ता है वही पास होता है, इसमें जो और वही क्रमशः कौन से सर्वनाम है, तो संबंधवाचक। देखो जो पढ़ता है यानी पढ़ने के साथ जो संबंध है वो संबंध है इसके साथ, तो पहला तो याद रखना संबंध। और वही निश्चय यानी कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, अपने को पता है, यानी निश्चय यानी कि 100% कह रहा है कि जो पढ़ता है वही पास होगा, बिना पढ़े हुए फेल हो जाते हैं, यानी कि निश्चयवाचक हो गया। यानी अपने को दोनों सही करने, यानी कह सकते हैं संबंधवाचक व निश्चयवाचक दोनों एक तरह से अपन इसको सही मानेंगे। आगे चलते हैं। हृदय का तद्भव रूप कौन सा है, हृदय का तद्भव रूप कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, हृदय, हृदा। हृदय का क्या है, हृदा। ध्यान रखना, हृदय का हृदय तद्भव रूप है, यानी हृदय क्या है, एक तरह से क्या तत्सम है, ध्यान रखना ये क्या है, तत्सम शब्द है। हिदू हिय हृदय ये ऐसे ही लिखे गए, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। वैसे मैं देखूं तो पिछली बार एक परीक्षा हुई थी शायद, सॉरी, ये BSTC के अंदर आया था प्रश्न पिछले साल। और BSTC के अंदर ये प्रश्न था आर्द्र का विलोम, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें सूखा भी था एक तरह से ऑप्शन, मैंने सूखा नहीं रखा है ताकि आपको थोड़ा उसमें कंफ्यूजन ना हो। इसलिए इसका अर्थ क्या है, शुष्क, शुष्क क्या है, शुष्क इसका उत्तर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह घर चला गया, मुझे भूख लगी है, वह कल स्कूल जाएगा, मैंने कल उसे देखा था, है ना। देखो वह घर चला गया एकदम सही है, वह कल स्कूल जाएगा एकदम सही है,
मुझे भूख लगी है तो भाई मुझे भूख लगी तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, मेरे को भूख थोड़ी, मुझे भूख लगी ऐसे ही बोलूंगा। मैंने कल उसे देखा था, नहीं, मैंने उसे कल देखा था, ये उससे आगे आ जाएगा और कल देखा है ना, ध्यान रखना। देखने के आगे उसका दिन आ जाता है, कल, परसों, परसों देखा। अब उसे देखा क्या होता है, ध्यान रखना। तो मैंने उसे कल देखा था, ये उत्तर, ये एक तरह से ऑप्शन गलत है इसमें, तो आंसर इसका डी सही है। नाक में दम करना, नाक में दम करना, परेशान करना, बहुत परेशान करता है, कहते हैं नाक में दम कर दिया इसने। ठीक है। अभी वर्तमान में पटवार के अंदर एक परीक्षा में एक प्रश्न आया था, पटवार के अंदर कहा गया कि चुगली करना, है ना, चुगली करना नहीं, ऐसे बोल सकते हैं अपन कि कानाफूसी करने का मतलब क्या है, कानाफूसी, कानाफूसी करने का अर्थ क्या है। उसमें दो ऑप्शन ऐसे थे कि एक तो था चुगली करना, ध्यान रखना, एक तो चुगली करना, और एक था अपन कह सकते हैं कि चुपके चुपके बात करना। क्या था, चुपके चुपके बात करना, ध्यान रखना। देखो बहुत सारे लोगों ने चुगली करना उत्तर कर दिया, बाकी जबकि कानाफूसी करना क्या है, चुपके चुपके बात करना। जरूरी थोड़ी कोई चुगली कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ बहुत सरल होते हैं, परंतु अपन गलत करके आ जाते हैं कंफ्यूजन के अंदर। तो आपको गलत नहीं करना है। नाक में दम होना यानी कि परेशान करता है, उसको नाक में दम होना बोलते हैं। थाली का बैंगन, थाली का बैंगन, अब थाली का बैंगन क्या है भाई, तो थाली का बैंगन होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है वो अपने को ध्यान रखना है। थाली का बैंगन होना, स्वादिष्ट व्यंजन नहीं, आलसी व्यक्ति नहीं, अधिक खाने वाला व्यक्ति नहीं, अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति, अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति, थाली में बैंगन या थाली का बैंगन, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। विज्ञप्ति क्या है, प्रेस रिलीज, ध्यान रखना, विज्ञप्ति क्या, प्रेस रिलीज क्या है, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या, ध्यान रखना। सरकारी नीति की जानकारी जनता को देना, कहते हैं कि भाई कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस रिलीज करेंगे, यानी एक तरह से सरकारी नीति की जानकारी जनता को दे रहे, प्रेस दे रहे, है ना, प्रेस कर रहे, एक तरह से लोगों के सामने आ रहे, एक तरह से अपन कहे कि अपना जो सरकारी नीति है, जो अपना जो सिद्धांत है वो लोगों के सामने रखना, उसको विज्ञप्ति कहते हैं। तो प्रेस रिलीज का मुख्य उद्देश्य क्या, सरकारी नीति की जानकारी जनता को देना, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मसविदा क्या है ना, ध्यान रखना, मसविदा, मसविदा को अपन एक नाम और बोलते हैं मसौदा, है ना, ये दोनों बोल सकते हैं, यानी आप दिक्कत कंफ्यूजन मत करना, मसौदा मसविदा एक ही है। ड्राफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उपयोग कब क्या, देखो मैंने ये ड्राफ्ट क्यों लिखा है, क्योंकि अपने अंदर एक शब्दावली भी है एक, है ना, एक इंग्लिश हिंदी की शब्दावली भी है जिसमें ड्राफ्ट, मसविदा, टेंडर, निविदा, ये सब प्रश्न अपने को कहा जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने मसविदा का आगे ड्राफ्ट भी लिखा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यानी मसविदा ड्राफ्ट का उपयोग कब किया जाता है, जब पत्र प्रारूप रूप में तैयार हो, जब पत्र प्रारूप रूप में तैयार हो, ये अपने को देखना है। जब पत्र प्रारूप रूप में, प्रारूप यानी एक ड्राफ्ट ना, प्रारूप भी क्या बोलते हैं कि ड्राफ्ट बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं अपन, कह सकते हैं फॉर्मेट, प्रारूप को क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मेट बोलते हैं। तो उस प्रारूप रूप में तैयार हो तो अपन उसको ये कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, नीचे से शुरू करते हैं ऊपर, तो दिक्कत नहीं होगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज, मतलब जहां पर करेक्ट सेंटेंस है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। ही इज अ गुड इन इंग्लिश, नहीं, ही इज अ गुड एट इंग्लिश, ध्यान रखना, कभी भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आगे बैड या गुड आ रहा है तो उसके साथ एट आएगा, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट के प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, एट आएगा, क्या आएगा, एट आएगा, ये ध्यान रखना। इन नहीं आता, इन नहीं आता, ये अपने को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के आगे एट आएगा। ही इज बैड इन इंग्लिश, ही इज वीक एट इंग्लिश, ऐसे, तो अपने को एट याद रखना, एट, एट याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, व्हेन आई रीच, व्हेन आई रीच द ट्रेन हेड लेफ्ट, है ना, यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, मतलब पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले ही, पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी, यानी कि अपन कह सकते हैं चुका चुकी जो करते हैं परफेक्ट टेंस, है ना। और परफेक्ट टेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस है कि जा चुकी थी, है ना, रीच, ये सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म आने के कारण यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन कह सकते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इधर, ध्यान रखना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड टेंस है, एक तरह से अपन कहेगी पास्ट टेंस के अंदर ये पूछा गया है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। आगे देखते हैं, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश दिस बुक, मतलब आने वाले साल मैं यह किताब फिनिश कर लूंगा, यानी विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, सीधी सी बात है, नेक्स्ट है यानी कि अपन कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस आ गया, बाय नेक्स्ट के साथ फ्यूचर टेंस अपने साथ आ जाता है, ध्यान रखना। और फ्यूचर टेंस के साथ फिर हैव फिनिश, कर लूंगा, या कह सकते हैं कर चुका होऊंगा, अपन कह सकते हैं कि
अगले साल मैं बुक फिनिश कर चुका हूँ, है ना, कर चुका हूँ, ऐसे भी अपन कह सकते हैं कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, ऐसे भी आप कह सकते हैं कर चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाँ, कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र दो प्रकार के होते हैं। कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन से? तो आधिकारिक व अर्ध आधिकारिक, ऑफिशियल और हाफ ऑफिशियल कह सकते हैं, अर्ध ऑफिशियल कह सकते हैं, ऐसा कोई भी कह सकते हैं ना। ऑफिशियल देखो जो भी होता है उसको ऑफिशियल कब माना जाता है ना, ऑफिशियल कब माना जाता है ये ध्यान रखना। उस पर क्या होता है, सील व मोहर होती है, सील व मोहर अपन कह सकते हैं, वो मोहर होती है, और वो मोहर से ही इसको ऑफिशियल दर्जा दिया जाता है, ऑफिशियल आधिकारिक दर्जा दिया जाता है किसी लेटर को, है ना। तो आप कह सकते हैं कि आधिकारिक है या नहीं है, ऑफिशियल है या नहीं है, तो उस पर सील होते हैं, साइन होते हैं, ये अपने को समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हम्म, विद्या का पर्यायवाची क्या है? विद्या का पर्यायवाची है सरस्वती, बहुत ही सिंपल सवाल है। विद्या का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या? हाँ, चंद्रमा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भानु, आदित्य, दिनकर, ये क्या है? सब सूर्य के, ये क्या सब किसके है? सूर्य के है। निशाचर यानी रात, रात्रि के अंदर कौन घूमता है? चंद्रमा घूमता है, यानी चांद है जो चंदा मामा है वो इसका निशाचर है, उसको सही पर्यायवाची के रूप में माना जाता है। पाठक शब्द में कौन सा पड़ता है? पाठक शब्द में क पड़ता है, पाठ प्लस क, पाठ प्लस क, है ना, यानी कि पाठक बोला जाता है इसको। हाँ, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निश्चल शब्द में कौन सा? नी प्लस चल, नी प्लस निह प्लस चल, ऐसे अपन कह सकते हैं, निह प्लस चल भी बोल सकते हैं, तो निश्चल हो जाता है एक तरह से, ये निश्चल हो जाता है। ठीक है, तो निह प्लस चल हो जाएगा। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निह प्लस चल उपसर्ग, निह उपसर्ग है। दूरदशा का संधि विच्छेद, दूरदशा, दूरदशा का संधि विच्छेद क्या होगा? दूर प्लस दशा, दूर प्लस दशा, ये र आधा आ गया और फिर दशा आ गई, यानी कि दूरदशा, इसका संधि विच्छेद है। राजपति शब्द, राजपति शब्द का सही संधि विच्छेद, राजा का पति, उसको बोलते हैं राजपति, है ना, राजा का पति, राजपति, ये ध्यान रखना अपने को, राजा प्लस पति। साबुन शब्द किस भाषा से आया हुआ? साबुन, देखो अपन साबुन बोलते हैं इसको, और साबुन पुर्तगाली भाषा का क्या है? पुर्तगाली भाषा का एक तरह से शब्द है साबुन। साबुन को अपन क्या बोलते हैं? लोग जो आपस में या कह सकते हैं घर में जो बातें करते हैं, साबुन साबुन, वो साबुन एक पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली इसको लेकर आए थे भारत के अंदर, पुर्तगाली इसको भारत में लेकर आए थे, ऐसे अपन कह सकते हैं। ये 22 पूरे हो गए, अपन आगे चलते हैं 24 की ओर, इंग्लिश की ओर वापस। और पहला प्रश्न है, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सेंटेंस उसको इनडायरेक्ट के अंदर अपने को बदलना है। चलिए पढ़ते हैं। ही सेड हैव यू फिनिश्ड द वर्क, ही सेड हैव यू फिनिश्ड द वर्क, और क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान रखना, यानी प्रश्नवाचक एक तरह से सेंटेंस है। इसको चेंज करेंगे, जब भी प्रश्नवाचक आता है उसमें सीधी सी बात है कि जो इन्वर्टेड कॉमा इसको हटा देते हैं, इसकी जगह क्या लगता है? आस्क लगता है, और इफ हो जाता है। ठीक है, ध्यान, आस्क इफ। फिर अपन कहे कि हैव यू फिनिश द वर्क, हैव यू फिनिश द वर्क, यू है वो फर्स्ट पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कह सकते हैं आई हैड फिनिश द वर्क। ठीक है, तो ही आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश द वर्क, इसका सही उत्तर है। बहुत सारे लोग इंग्लिश छोड़कर आ रहे हैं इस परीक्षा में, मुझे पता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इंग्लिश के कुछ टॉपिक की क्लास आपके सामने मैं तो उन प्रश्नों की भी लेकर आऊँ, यानी मुझे समय मिला तो वो भी जरूर आपके सामने एक लेके आऊंगा। तो क्या है? ही सेड अलास, ही सेड अलास आई फेल इन द एग्जाम, आई फेल इन द एग्जाम, अलास, यानी अब क्या है, ये हो गया अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, एक तरह से चौंक रहे, है ना, और मैं फेल कैसे हो गया एग्जाम के अंदर, यानी शी एक्सक्लेमेड विथ ग्रीफ, ग्रीफ यानी उदास, दैट शी हैड फेल इन द एग्जाम, ये ध्यान रखना अपने को। ग्रीफ वाला ये थोड़ा अपने को समझना है, बाकी तो दूसरा तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये उत्तर सही हो रहा है। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म, चूज द करेक्ट, यानी अपन कहे कि इंट्रोगेटिव फॉर्म की जो करेक्ट फॉर्म है वो अपने को देखनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा सही है वो अपने को देखना है ना। कैन नो वन सॉल्व दिस प्रॉब्लम नहीं, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम नहीं, कैन एनी वन सॉल्व दिस, क्या कोई है ऐसा जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, यानी एनी वन आएगा, यहाँ पर कैन के साथ एनी वन आएगा, ये अपने को समझना है, कैन प्लस एनी वन, कैन प्लस एनी वन, ऐसा अपने को जानना है, और यही अपने को याद रखना है। अब मैंने कुछ हिंदी इंग्लिश के शब्द दिए जो अपने लिए महत्वपूर्ण है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। बाय लॉज का अर्थ क्या है? बाय लॉज यानी उप विद्या, लॉज जो नियम है, उस नियम के उप नियम, अपन कह सकते हैं नियम के क्या है? उप नियम है,
या आप कह सकते हो नियम के उप नियम इसको बोल सकते हैं, या उप विद्या भी इसको बोल सकते हैं। सर्कुलर का उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या है? सर्कुलर का उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या है? परिपत्र। एक सर्कुलर जारी हुआ, एक परिपत्र जारी हुआ, ठीक है ना, सर्कुलर को परिपत्र बोला जाता है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएटेड सेंटेंस, माय ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है डॉक्टर है ना, यानी मेरे भाई के बाद में एक फुल कॉमा आ गई, ठीक है, हु लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली के बाद में एक कॉमा आ गई, और इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। ऐसे अपने को याद रखना है, क्योंकि हु किसके साथ है, हु और ब्रदर दोनों अलग अलग है। मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है, यानी कि जो एक तरह से कंजक्शन आ गया यहाँ पर, जुड़ने का आ गया, इसलिए यहाँ पर कॉमा का एक तरह साइन लगाए। आगे देखते हैं, शी इज गुड मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश। अब देखिए आगे है ना, गुड एट मैथमेटिक्स है ना, और वीक इन इंग्लिश, गुड एट मैथमेटिक्स, वीक इन इंग्लिश, ये अपने को याद रखना है। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश, यानी वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, वीक है किसमें, इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे अपन कह सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, नोटिफिकेशन का सही हिंदी रूप क्या है? नोटिफिकेशन का सही हिंदी रूप क्या है? अधिसूचना। ये भी पटवार एग्जाम के अंदर पूछा क्या था, जो अपने को याद रखना, उसी में से मैंने ये प्रश्न उठाया आपके लिए, ताकि बाद में वापस आ जाए प्रश्न तो आप गलत न करो। चेंज इंटू एक्सक्लेमेटरी, ही इज वेरी ब्रेव, हाउ ब्रेव ही इज, है ना, इसको उत्तर क्या करेंगे कि वह बहुत बहादुर है, वो इतना बहादुर कैसे है ना, या कैसे, हाउ, ये ध्यान रखना। तो आप ही ब्रावी ब्रेव ही, एक्सक्लेमेटिव का साइन आ गया, एकदम ये सही है। पहले इंग्लिश पूरी कर लेते हैं, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको 4th ग्रेड के बाद वीडियो की क्लासें मिलेगी, वीडियो के बाद पीएसआई की क्लासें मिलेगी, और फिर रीट की भी क्लासें साथ में आपके चलेगी। ये और राजस्थान जीके जो है, आपका ध्यान रखना, राजस्थान जीके के एक तरह से परिपूर्ण बैच शुरू करूंगा। रोजाना एक वीडियो होगा जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। एक तरह से फ्री का मतलब भी ये है कि उसमें जितना भी लिखाने का होगा, जो भी होगा, पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, पूरा फ्री का फ्री रहूंगा। एक तरह से पूरे वीडियो की प्ले लिस्ट बनेगी अपने अलग अलग टॉपिक की, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करना, कि पैसिव वॉइस में देखो, पैसिव वॉइस में क्या है, हमेशा अपने को ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ पीछे आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये उत्तर सही है। अ लेटर वाज रिटन बाय हर, सी वाज, है ना, सी वाज रिटन अ लेटर, यानी अ लेटर आगे आ गया, लेटर आगे आ गया, और सी का हर हो गया, ये पीछे चला गया, तो इसका आंसर ये एकदम सही है। ही वाज एक्यूज्ड थिफ, ही वाज एक्यूज्ड थिफ, एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, हमेशा एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। एक्सेप्टेड ऑफ आता है, ध्यान में, एक्सेप्टेड के साथ भी ऑफ आता है ना, एक्यूज ऑफ आता है, ये अपने ऑफ याद रखना है। द मीटिंग विल बिगिन एट 5 PM, ये टाइम आ रहा है, देखो टाइम के साथ हमेशा क्या है, एट आएगा, ये प्रेपोजिशन है जो अपने को ध्यान रखना है, टाइम के साथ हमेशा एट आएगा। मैं ऐसा होगा तो एक वीडियो डाल दूंगा प्रेपोजिशन का, जिसमें सबके साथ किस किस के साथ में एट, इन, द, ऑफ आता है, फ्रॉम आता है, बिहाइंड आता है, ओवर आता है, वो सब आपके सामने रख लूंगा। आगे साइंस का प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, और ये संबंध किससे है, तो ये फेफड़े से, एक तरह से खांसी होती है, टीबी के अंदर क्या होती है, खांसी होती है, और वो खांसी कहाँ से होती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर संक्रमण हो जाता है, इस कारण उसको टीबी रोग होता है। आगे देखते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन का एक टॉपिक है आपके अंदर, और अपशिष्ट प्रबंधन में आर का सही क्रम कौन सा है? ट्रिपल आर, है ना, अपन कह सकते हैं ट्रिपल आर का सही क्रम कौन सा है? ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम करिए, और जो यूज हो रहा है उसको रीयूज करिए, और फिर उसका रिसाइकिल करिए, है ना। पहले तो रिड्यूस कर दो, उपयोग है उसको कम कर दो, उसको अपशिष्ट करना बंद कर दो, फिर अपन कहते हैं जो किया है उसको वापस यूज करो, यूज करने के बाद जो वापस किसी यूज में हो जाता है फिर उसको रिसाइकिल कर दो, वापस उसको पुनर्चक्रण के द्वारा एक नया पदार्थ बना दो, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ट्रिपल आर, ठीक है, या कह सकते हैं रिसाइकल। यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण कितना होगा? प्रावर्तन कोण भी 40 डिग्री होगा, ध्यान देना, ये आपतन कोण है तो प्रावर्तन कोण भी कितना है, 40 डिग्री होगा, ध्यान देना अपने को, प्रावर्तन कोण इधर ऐसे 40 डिग्री आ जाएगा। बिजली की सबसे अच्छी सुचालित, बिजली की जगह अपन विद्युत भी लिख सकते थे, है ना,
थोड़ा मैंने घुमाया है इसलिए दिक्कत मत करना। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है? चांदी है, सिल्वर है ना। एजी, एजी भी बोलते हैं उसको, सिल्वर भी बोलते हैं, कोई भी बोल सकते हैं आप, एजी भी बोलते हैं। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए बर्फ का पिघलना परिवर्तन किसका है? देखो बर्फ में क्या है, H2 है, पानी है, वही पानी एक तरह से अपन कहेंगे पानी का गुण धर्म तो बदलता नहीं है ना। गुण धर्म तो ऐसा कैसा रहता है, वो पिएंगे तो भी प्यास बुझेगी आपकी। ठीक है, तो गुण धर्म ऐसा कैसा होता है, यानी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन उसमें नहीं होता, सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे ही बर्फ होता है उस बर्फ को वापस पिघलाकर अपन अपना काम निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बर्फ पिघलना एक तरह से भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें और अपन देखिए एक प्रश्न आता है मोमबत्ती, नहीं मोमबत्ती वाला बहुत प्रश्न आता है, थोड़ा आप देखना। मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती का पिघलना क्या है? मोमबत्ती का पिघलना होता है, ये होता है एक तरह से भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का। परंतु मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या होता है? मोमबत्ती का जलना होता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन, वो होता है रासायनिक। ठीक है, यानी अपन कहते हैं कि मोमबत्ती जो जलती है तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है। क्योंकि मोमबत्ती जलती है, जो धागा होता है वो जलता है, उसमें से बहुत सारा मोम उस आग ले लेती है, परंतु कुछ मोम होता है वो पिघलता भी है। यानी मोमबत्ती जब जलती है तो दोनों परिवर्तन होते हैं, है ना। दोनों परिवर्तन होते हैं, ये अपने को याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाए, दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जलती है तो दोनों परिवर्तन होते हैं। 30 संख्या का औसत 106 है, 30 संख्या का औसत 106 है, 30 संख्या का औसत 106 है। तो आगे प्रश्न देखिए आप, क्या है? 30 संख्या का औसत 106 है। बाद में यह देखा गया कि औसत गणना के लिए जिन संख्याओं को लिया गया था वे 82 तथा 136 की जगह 92 व 186 थी। सही औसत क्या है? देखिए 30 संख्या है, उनका औसत टोटल कितना है? 106 है। तो ध्यान रखिए ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, पहले तो 30 इंटू 106 कर दीजिए, 30 इंटू 106 कर दीजिए, कितना आया? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 3180 हो गया, 3180 हो गया, ये जीरो हो गया, और 106 का 318 हो गया। ठीक है, 3180 इन टोटल इसका है। पर देखा गया कि 82 व 136 की जगह, ध्यान रखना, 82 प्लस 136, 136 ये दोनों अपन टोटल करें कितना आ गया? 8 हो गया, ये हो गया और 218। ठीक है, 82 व 136 की जगह 92 व 186 संख्या थी। ध्यान रखना कि जिन संख्याओं को लिया गया उसमें 82 है, एक संख्या 82 और एक 136 है। इन दोनों की जगह कौन सी संख्या ली गई? 92 ली गई और 186 ली गई, 92 और 186। तो अब 92 और 186 का योग कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए, क्या आ गई? तो आप देखिए 8 और 278 आ गया। अब अपन क्या देखेंगे कि 218 जहां पर आना चाहिए वहां पर 278 की गणना की गई, वहां 78 का काउंट किया गया। तो अपने को पता है कि कितने नंबर्स आगे चले गए, कितनी संख्या आगे चलेगी अपने पास। तो आप कहेंगे ये टोटल 60 नंबर थे, 60 संख्या थी, वो ज्यादा लिखी गई है इसके अंदर, किसके अंदर? औसत के अंदर, या कह सकते हैं कुल के अंदर, ये कह सकते हैं अपन 381 के अंदर इसमें 60 संख्या अपने ज्यादा लिखी है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? यदि यहाँ पर 60 संख्या इसमें से माइनस करें फिर वापस 30 का भाग दे तो अपना उत्तर आ जाएगा। परंतु अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को कैसे करना है? अपने को करना है जैसे 60 है उस 60 के अंदर इस 30 का भाग देना है, 60 के अंदर 30 का भाग देना, कितना आया? 2। यानी अपन क्या बोलेंगे कि दो नंबर या दो औसत बढ़ा है, ये गलती की वजह से, ये 92 86 लिखने की वजह से दो औसत बढ़ा है, दो का औसत बढ़ा है, यानी कि पुराना औसत, सही औसत क्या होगा? 104 होगा, सही औसत 104 होगा, सही औसत 104 होगा। फलों का एक टोकरा है जिसमें 25 फलों पर एक खराब फल होता है, 60% खराब फलों को बेच दिया जाए तो विक्रेता ने 48 फल खराब फल बेचे, तो टोकरे में कुल फलों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, इसमें सीधा साधा उत्तर 2000 इसका उत्तर, बहुत ही बेसिक सवाल है। यदि आपको नहीं आ रहा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कहे, ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सीधा सीधा आपने को पता है 25 फलों पर एक फल खराब है, यानी अपन कह सकते हैं 26 फल हो गए। 60% खराब फलों को बेच दिया, जिसमें जितने फल हो रहे हैं उसमें 60% को बेच दिया है। अब मान लीजिए 60% खराब फलों को बेचा है, पीछे बचे कितने? यदि विक्रेता ने 48 फल बेचे तो 48 क्या है? 48 एक तरह से 60%, ध्यान देना, देखो 48 क्या है? 60%। तो अपन कह सकते हैं 100 कितना हुआ? तो 48/60 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये अपने कट गए कितने बार? 8 बार, यानी 80। 80 फल कितने थे? खराब हुए, 80 फल क्या हुए? खराब थे।
ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं 80 फल खराब थे। अब जब 80 फल खराब है वो अपने को पता चल गया है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हर 25 फलों पर एक फल खराब आ रहा था। हर 25 फलों पर एक फल खराब आ रहा था, तो आप 25 इंटू 80 कर दीजिए, 25 इंटू 80 कर दीजिए, देखिए कितना आया, 0। और ये हो गया अपने पास 16, 16 और ये 40, 200 है ना, तो 200 हो गया, यानी 2000 इसका आंसर, राइट आंसर अपने सामने आ गया। ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व करना है। आगे चलते अपन, ए बी का 150 है, ये भी सरल सवाल है। ए बी का 150 है, बी सी का 40% है, यदि ए बी सी 20 है ना, तो 2bc माइनस 4a का उत्तर क्या होगा, मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसे सवाल होते हैं ना, ऐसे सवाल ज्यादा आप इक्वेशन के अंदर उलझेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जो पता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 20 है, ध्यान रखना। देखिए उल्टा चलना है, सी का बी सी का 40% है, बी है जो सी का कितना है 40% है, तो आपको थोड़ा मानना है कि मान लीजिए मैं बी मान सी मानता हूँ कितना 10, ठीक है, मान लो मैं सी मानता हूँ 10, तो बी कितना हुआ 40%, यानी कि इसका 40% कितना हुआ 40, 4, ठीक है, इसका 4 हो गया। अब अपने को आगे देखना है, ए बी का 150 है, अब 150 इसका कितना हो रहा है, 4 का 150 कितना हो रहा है, तो 6 हो रहा है ना, तो अपन कह सकते हैं तीनों मिलकर कितना है 20 हो रहा है, यानी कि अपना एक इक्वेशन सही है। जैसे आपने 10 माना, 10 की कम माना और आपका 20 नहीं आ रहा टोटल, तो आप वापस इसको थोड़ा चेंज करिए, तो ये तीनों संख्या अपने पास आ गई, तो आप इसको तो हल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना अपने पास 14 से उत्तर है। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कितनी हुई, 13.85। ये बहुत ही सरल सवाल है, आप सबको आता होगा, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। वृद्धि हुई है तो सीधी सी बात है, वृद्धि है यानी कि कितना हुआ, मान लीजिए 100 है तो 100 इंटू 115/100, ठीक है, वापस इंटू कितना है 10% की वृद्धि हुई, 110/100 इंटू वापस कितना कमी हुई 10% की हुई, तो 90% की कमी हुई। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, 10 10 10 10 है ना, फिर आपको वापस यहाँ पर 2 0 कट गए, ठीक है, तो ऐसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 13.85 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है, ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ी सी गलती आपको पीछे धकेल सकती है। आगे देखते हैं अपन, साधारण ब्याज की दर की गई जो एक राशि दर है, कि एक राशि है जिसमें 2 वर्ष के बाद 99, 20 और 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाते हैं, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फिर मैं इसको हल नहीं करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। आपने यदि साधारण ब्याज के सवाल नहीं किए तो मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो में जरूर देखें, उस वीडियो में ऐसे ऐसे सवाल मैंने बताए हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उस वीडियो के अंदर बताया, अभी मैंने इलाहाबादी साधारण ब्याज 2 दिन पहले ही अपलोड किया है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए एक निश्चित राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 13,124 होता है, राशि ज्ञात करिए। 10% वार्षिक ब्याज दर से, देखिए यदि आपको मान लीजिए राशि ज्ञात करनी डायरेक्ट नहीं आती, तो आप एक एक राशि को इसके अंदर इंप्लीमेंट करिए ना, तो भी आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका आंसर क्या है 4,000। चक्रवृद्धि ब्याज का भी मैंने एक तरह से एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी जरूर देखें और अपनी गणित को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही ऐसे सवाल है 15 जो आपके मेरिट के अंदर आपका मेरिट को निर्धारित करेंगे, मेरिट बनाएंगे कि कैसे अपनी मेरिट ऊपर जाएगी कैसे नीचे। यदि आपके गलत हो गए तो आप बहुत पीछे आ जाओगे। 180 रुपये है एक, और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ध्यान रखना, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, मैंने अनुपात के भी टॉपिक करवा दिया है, आप जरूर उसको देखें और अपना गणित को मजबूत कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सवाल सॉल्व करवा देता हूँ, बहुत ही आसान सवाल है। 2:3:4 है, ठीक है, ध्यान रखना। और इनको अपन यदि थोड़ा भी हल करें तो 180 रुपये, ध्यान रखना 180 रुपये है, और ये रुपयों की संख्या न कि सिक्कों की संख्या, तो अनुपात ये है। तो आप इस 1 रुपये है ना, इस 1 रुपये को क्या करेंगे आप 100 पैसा भी बता सकते हैं, ठीक है, फिर 50 पैसा तो है ही है, और 50 पैसे के साथ फिर 25 पैसा भी है, ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं। और इन्हीं को अपन तीनों के साथ अपन गुणा कर दे, कितना है 2 है, 3 है और 4 है। मैं इसको सॉल्व करें तो 100 हो गया, इसको सॉल्व करें 150 हो गया, इसको सॉल्व करें तो 200 हो गया। अपन 1 0 1 0 1 0 काट दिया, कितना आया, ये तीनों ही वापस किससे भाग जा रहा है 4 से भाग जा रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं 4:3:2 और 2, ये हो गए इसके 4:3:2
2 हो गया। और ये तीनों ही किसका है, 180 रुपए है। 4:3:2 क्या है, तीनों ही क्या है, 180 रुपए के बराबर है। तो इनका योग करिए, 4 3 7 हो गए, 4 3 7, 7 और 2 9। यानी अपन कह सकते हैं कि 9 बराबर कितना, 180 है। तो अपन कह सकते हैं कि 50 पैसों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 का भाग दे रहे हैं अपन। तो अपन कह सकते हैं 180/9 इंटू 3, ये कट गया 20 बार। तो अपन कह सकते हैं 60। ये 60 क्या है, इसके सिक्कों की संख्या है, नहीं, ध्यान रखना, इसके सिक्कों की संख्या नहीं है। ये 60 क्या है, ये 60 एक तरह से रुपए है। यदि जब 60 रुपए अपने को पता है और सिक्के कितने हैं, 50 पैसे, तो सिक्के कितने होंगे, 120 होंगे, 120 होंगे। यानी अपन कहे ये उत्तर इसका 120, इसका 120 राइट आंसर है। ठीक है, आपने यदि नहीं देखा तो मेरा अनुपात वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। एक मैनेजर है ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ट्रेनियों का अनुपात, मैनेजर और मैनेजमेंट के ट्रेनियों का अनुपात 3:5 है। 21 नए मैनेजमेंट ट्रेनिंग भर्ती किए गए, ट्रेन भर्ती किए, यह अनुपात 3:8 हो जाता है। कितने मैनेजर होंगे, 21 नए मैनेजमेंट ट्रेन भर्ती किए जाते हैं, तो यह अनुपात 3:8 हो जाता है। तो अपन को पता है, बहुत ही आसान सवाल है, वैसे ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट 21 वाला ही करूँ, बाकी दूसरे तो गलत है, इसलिए वो मैं करना नहीं चाहता। देखिए, यदि मैनेजर बढ़ रहे, क्या मैनेजर नहीं बढ़ रहे, यानी मैनेजर तो पहले भी कितने थे, 21 थे। जब मैनेजर 21 है, यानी कि किसका भाग जाता है इसमें, 7 का भाग जा रहा है 3 बार, तो इसको 3 दे रहा है। जब 7 का भाग जा रहा है तो 5 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आया, 35। ठीक है, 35 आया। अब 35 के अंदर 21 और जोड़ दिए, तो 35 के अंदर 21 जोड़ दिए, कितने हो गए, 6 और 56। ठीक है, अब 7 का भाग 56 में कितनी बार जा रहा है, 8 बार, तो हुआ ना 3:8, इसका ये वापस आ गया। यानी अपन कह सकते हैं 21 एकदम राइट आंसर है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। एक शिक्षक है, उसकी आयु भी सम्मिलित की जाए तो उसकी औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी। यदि आपने ऐसे सवाल किए तो बहुत ही आसान है, सीधी सी बात है। 40 को अपन क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक तरह से कुल योग आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एक शिक्षक को और शामिल किया, शिक्षक शामिल करते ही अब संख्या कितनी होगी, 41 हो गई। और 41 के साथ कितने औसत हो गया, 16 हो गया। अब 41 का औसत 16 हो गया। अब जो मान लो ये y आ गया, ये x आ गया ना, और इसमें से जो घटाएंगे वो क्या होगी, शिक्षक की आयु होगी। और ये शिक्षक की आयु कितनी है, 56 ईयर्स है। शिक्षक की आयु 56 ईयर्स है, ये अपने को देखना है। एचसीएफ एलसीएम 180 18, बहुत ही आसान सवाल है, मैंने आपको करवाया पहले मेरे यूट्यूब वीडियो में, उस वीडियो में जरूर देखिए। इसका आंसर क्या है, 36 है, ये अपने को देखना है। ठीक है, आगे चलिए अपन। फिर आपको करना है, कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, कि आप कैसे इसको हल कर सकते हैं। देखिए, एचसीएफ है 18, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, समझ रहे आप, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सब, एलसीएम का मतलब सब होता है। अब इसमें आप क्या करना है, यदि आपको कोई भी विधि नहीं आ रही, कोई भी सूत्र नहीं आ रहा, पर आपको पता है कि कॉमन और सब होता है, तो आप 90 को 1 के साथ रख लीजिए ना। जैसे जो सही है उसी के साथ रखता हूं मैं, कि कैसे होता है, कि मान लीजिए 90 और 36, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यदि अपन ने कहा 9 का भाग दे दिया 10 बार और 4 बार, वापस 2 का भाग दे दिया, कितने बार आया, 5 बार और 2 बार। अब कोई हो रहा है, नहीं, यानी ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों अपने पास आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जब है अपने पास, दो कह सकते हैं, तो 18 हो गया। यानी 18 अपने एचसीएफ एकदम राइट है। अब अपने को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 180। जब 18 और 10, ये 18 हो गया दोनों मिलाकर, और ये 5 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि 10 और 18 करते 180 हो गया। यानी अपना 36 राइट आंसर है, 36 राइट आंसर है। थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि अपने को और समझने में आसानी हो जाएगी, पिंक कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की। और ठीक है, ऐसा कैसा सवाल है, इसलिए कोई दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। इसका आंसर अपने पास 30 है, आप इसको सॉल्व करिए जरूर, ताकि आपको थोड़ा माइंड पर भी जोर पड़े और आप सॉल्व कर सको। यदि कोई व्यक्ति 15 मिनट में, यदि कोई व्यक्ति 15 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, तो उसकी चाल किलोमीटर कितनी होगी। देखो, 15 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी कि 15 मिनट 4 से गुना करे तो 60 मिनट हो जाएगी, और ये 4 से गुना करे तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 8 किलोमीटर एकदम राइट आंसर है। किसी राशि पर 3 वर्ष में, किसी राशि पर 3 वर्ष में, किसी राशि पर 3 वर्ष में
₹40 साधारण ब्याज मिलता है, 4 वर्ष में ₹1920 साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन प्रिंसिपल कितना है? मूलधन प्रिंसिपल कितना है? इसका आंसर अपने पास ₹6000 है। आपने बहुत ही आसान है ये सवाल। यदि साधारण ब्याज के आपने सवाल नहीं किए तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो पर देख लीजिए। ठीक है, उस वीडियो पर जरूर जाके देखिए। ये ध्यान। 55 नंबर प्रश्न है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। यदि 9 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात 7:4 हो जाता है। इसका राइट उत्तर क्या है? 35 लीटर इसमें दूध है। आप ऐसे कह सकते हैं 35 लीटर दूध है। पहले भी 35 लीटर था, वर्तमान में भी 35 लीटर है। ठीक है, ये आपको जानना है। फिर अपन कहते हैं 9 लीटर पानी मिलाने के बाद में पानी बढ़ेगा, दूध नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको उत्तर सही करना। मैंने आपको बताया हुआ है मेरे वीडियो में, तो वहां जाके आप जरूर देखें इस सवालों को। देखते हैं ए और बी की आयु। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। उनका व्यय है 3:5। आय का अनुपात, सॉरी आय है, और उनका व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि एक हर महीने 2000 बचाता है, बी हर महीने 4000 बचाता है, तो ए और बी की आय क्या होगी? ए और बी की आय क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है। 15,000 और 21,000। यदि आपको उससे नहीं हो रहा है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपको भी थोड़ा जोर देना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, आप देखेंगे कल भूल जाओगे आप। इससे अच्छा मैं कहूँ तो आप एक बार सॉल्व करिए इन सवालों को। थोड़ी देर इसको पॉज करिए वीडियो को, और आप सवालों को सॉल्व करिए। उत्तर सही आ रहा है, यानी कि आपकी विधि एक्यूरेट है। ए और बी की ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात 7:9 है। उनकी आयु में अंतर कितना? 8 वर्ष है। वर्तमान आयु कैसे? यदि आपने नहीं देखे तो मेरा अनुपात वाले सवाल है, उसके अंदर मैंने आयु वाले सवाल करवाए हैं वीडियो के अंदर, आप जरूर देखिए। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ी बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं इनको। देखिए, इनकी आयु का अनुपात का अंतर, मान लीजिए अंतर और वर्षों का अंतर दोनों बराबर है, यानी 7 और 9 का अंतर कितना हुआ? 2। ठीक है, और ये 2 है, ये किसके बराबर? ये है 8 वर्ष के बराबर। जो आयु का अंतर और अनुपात का अंतर, यानी अंतर तो है ही है, यानी 2 का अंतर किसके बराबर? 8 का अंतर। यदि अपन के वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो 28 यानी 7 ज्ञात करना है, तो जो अपने को पता है कि 8/2 इंटू 7 करेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। अब 28 दूसरी जगह कहीं है ही नहीं थी, तो ये उत्तर है। फिर अपन और कहे कि 9 करे तो 8/2 इंटू 9 करो तो अपन कितनी बार आ गया? 36 आ गया, यानी कि 36 वर्ष भी एकदम राइट आंसर है अपने पास। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचा गया। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचा गया। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचा गया, जिस पर 20% का लाभ हुआ। जिस पर 20% का लाभ हुआ। वस्तु के क्रय मूल्य बहुत ही सिंपल है, 20% का लाभ यानी कि 200। सही है, यानी अपन कह सकते हैं कि 120 इक्वल टू कितना हुआ? 1200। 100% निकालने का बोल रहे अपने को, तो 1200/120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये किया 10 बार, यानी कितना आया अपने पास? 1000 अपने पास आंसर है। 1000 इसका उत्तर राइट आंसर अपने पास है। ठीक है, ए बी सी साझा। साझा का सवाल है ये, बहुत ही अच्छा और सिंपल, आप बहुत बचपन से करते आ रहे हैं। इसका आंसर क्या? 18,000। यदि आपने गलत किया तो आप वापस इस सवाल को एक बार देखें, आप अपना मूल्यांकन करें, ताकि आपको पता चलेगा। यदि आपने हल नहीं किया तो एक बार इसको पॉज करके इसको हल करें, और उत्तर यही आ रहा है तो आपका उत्तर सही है, आपका मेथड सही है। देखिए, मेथड अपने को जानना जरूरी है, क्योंकि मेथड ही है वो सब कुछ जो अपने को सवाल हल करने में मदद करेगा। ठीक है, तो मेथड अपने को आने चाहिए। आगे चलते, A/B 2:3 है। ठीक है, 4:5 BC है, और A/B/C कितना है? बहुत ही आसान सवाल है, आपको हल करना आना चाहिए, क्योंकि अनुपात है और अनुपात का ये बेसिक सवाल है ना? अनुपात का ये बेसिक सवाल है, और आप हल जरूर करें। किसी राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 450 रुपए है, 4 वर्ष में 600 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए, एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 150 बढ़ रहा है। माना कि अपने पास 1000 रुपए है, माना कि 1000 रुपए है। 1000 रुपए के ऊपर एक महीने साल में 150 रुपए बढ़ रहे, तो कितना हुआ? 15%। आप सीधा डायरेक्ट उत्तर कर सकते हो, 15%। 12,000 रुपए पर 2 वर्ष में 12,000 रुपए पर 2 वर्ष में 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष में अंतर क्या होगा? मैंने चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का वीडियो अपलोड किया है, आप जरूर देखिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, इसको अपन ने कितना कहा? 10% की दर से कहा है। एक हो गया, एक जीरो कट गया, कितना है अपने पास? 1200 रुपए आ गया। अब 2 वर्ष के लिए, यानी कि इसको वापस अपन ने एक तरह से कहे तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये कर दिया। एक जीरो कितना है? 120 रुपए। अपने को पता है जब 2 साल है तो 2+1 का फॉर्मूला बताया मैंने, यानी कि जो पहला निकलेगा उसको 2 से गुणा करेंगे, जो दूसरा निकलेगा उसको 1 से गुणा करेगा। ये फॉर्मूला है,
और इससे आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जरूर पता चलेगा आपको। ये 100% आप सॉल्व कर सकते हो, आप जरूर जाकर एक बार वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने बताया है। यानी अपन कह सकते हैं कि 2400 रुपये तक क्या है अपने पास साधारण ब्याज है, और 1 से गुणा करेंगे 120 को, यानी 120 क्या अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कि ये तो बोला है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या है, यानी कि 120 रुपये इसका उत्तर आ रहा है। अब राजस्थान जीके के प्रश्न आगे, बहुत ही आसान सवाल है ना, जिसमें अपन देखते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक है ना और किंकर के द्वारा ये सब अपने मिले हुए थे। अपन कह सकते हैं, और विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर की गई। ठीक है, वर्धा के अंदर की गई। पोपाबाई की पोल पुस्तक किसने लिखी? जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना, ऐसे मुख्यमंत्री है, सीएम है, जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों है। मनोनीत और निर्वाचित दोनों है। अपन कहते हैं कि जय नारायण व्यास जो थे ये राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, फिर वापस पांचवें और बने ना। बीच में टीकाराम पालीवाल आ गए, और टीकाराम पालीवाल पहले ऐसे थे जो निर्वाचित थे। दूसरे निर्वाचित कौन है? अपन कह सकते हैं कि तो जय नारायण व्यास है। जय नारायण व्यास को सिवाना के किले में अंग्रेजों ने कैद किया था, ये ध्यान रखना। सिवाना, और सिवाना का किला कौन सा है? जो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है, उसमें इसको कैद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जय नारायण व्यास की कुछ पुस्तकें हैं जो अपने को याद रखनी है, जिसमें अपन कह सकते हैं आगी बाण, जो बहुत ही फेमस पुस्तक है, आगी बाण, जो बहुत ही फेमस, एक तरह से अपन कहे कि पत्रिका है, एक तरह से पत्रिका भी कह सकते हैं, एक तरह से अपन कहे कि समाचार पत्रिका, तो भी आप कह सकते हैं समाचार पत्रिका भी आप कह सकते हैं, आगी बाण। ठीक है, आगे चलते अपन। चंपानेर की संधि किस राज्य के विरुद्ध हुई? देखियो प्रश्न कितना अच्छा है। चंपानेर की संधि किस राज्य के विरुद्ध हुई थी? यानी मेवाड़ के विरुद्ध। चंपानेर की संधि है क्या? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा पीछे आना, मेवाड़ के महाराणा कुंभा के समय, जिसमें अपन कहते हैं गुजरात और मालवा की सेना, गुजरात और मालवा के जो सुल्तान थे, उन दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा को हराने के लिए, चंपानेर की एक संधि की थी। चंपानेर की संधि की थी 1456 के अंदर। ठीक है, और इसी चंपानेर की संधि के तहत एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम अपने पास याद रखना है, कौन सा है? बदनौर का युद्ध। कौन सा है? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 के अंदर, और उसके अंदर दोनों की संयुक्त सेना को कुंभा द्वारा पराजित किया था। गुजरात का कौन था? कुतुबुद्दीन शाह था, गुजरात का कुतुबुद्दीन था, है ना। और मालवा का कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था। मालवा का महमूद खिलजी प्रथम था ना। कोई भी आपको डाउट लगे कि मैंने आपको बताया और वो शायद गलत है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसको वापस पिन मैसेज कर दूं, मैसेज को पिन कर दूं और आपको सही उत्तर दे दूं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान के किस महल में रुके थे? देखो, स्वामी विवेकानंद जी रुके थे खेतड़ी के महल में, झुंझुनू में, ध्यान रखना, झुंझुनू में। ठीक है, और एक और आए थे अपने स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, और ये कहाँ रुके थे? ये थे रायका बाग पैलेस के अंदर रुके थे। ठीक है, रायका बाग पैलेस के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी रुके थे, और अपन कहे तो खेतड़ी के महल में स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र रुके थे। संयुक्त पूर्वी राजस्थान में कितनी रियासतें थी? प्रश्न अच्छा बनाया गया। संयुक्त पूर्वी राजस्थान में कितनी रियासतें थी? देखिए, एक तो पूर्वी राजस्थान था, पूर्वी राजस्थान, जिसमें कोटा, बूंदी और किशनगढ़, ये शाहपुरा, ये सब रियासतें मिली थी, जो टोटल रियासतें 10 थी। और एक क्या था? ठिकाना था बांसवाड़ा का कुशलगढ़ ठिकाना। और जैसे ही उदयपुर मिला, उसको संयुक्त बोल दिया, और संयुक्त पूर्वी राजस्थान में उदयपुर की एकमात्र रियासत मिली थी। अपन कहे तो 11 हो गई, 10 और 1 11, 10 और 1 11 इसमें रियासतें हो गई। ऐसे चलते राज्य में दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है? राज्य में दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार किन जिलों में? झालावाड़ व कोटा के अंदर, झालावाड़ व कोटा के अंदर, झालावाड़ व कोटा के अंदर। बीएसएच से क्या अभिप्राय है? बीएसएच से क्या अभिप्राय? बीएसएचडब्ल्यू से क्या अभिप्राय? अर्ध शुष्क प्रदेश। ये अपन जलवायु प्रदेश एक दिन पढ़ेंगे आपके लिए, है ना। जलवायु प्रदेश में पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से, और उस जलवायु प्रदेश में आपको कैसे याद रखने हैं, कोपेन का, थॉर्नवेट का, ये सब आपको मैं एकदम रटा दूंगा, ताकि आप प्रश्न एक भी गलत उसका नहीं करोगे। होजी लंबेदार किसान आंदोलन का संबंध किससे? भरतपुर से है, ये ध्यान रखना। और ये किसान आंदोलन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो इंपोर्टेंट है ये, है ना। ये क्या है? वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट है। राव मालदेव की रानी, राव मालदेव की रानी जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, किस राज्य की थी? जैसलमेर की थी, ध्यान रखना। और ये तारागढ़ के अंदर रूट कर गई थी। रूट कर कहाँ गई थी? तारागढ़ के अंदर गई थी। राव मालदेव की रानी उमादेव, मूल नाम था। लूणकरण की बेटी थी। जैसलमेर के शासक थे कौन? लूणकरण, उसकी पुत्री थी ये।
और इसके साथ ही भारमली आई थी, और वो भारमली बाद में कहता है कि मालदेव के साथ प्रेम संबंध बनाती है ताकि ये रूठ जाती है, और रूठने के बाद में फिर ये तारागढ़ दुर्ग में जाकर रहती है। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस किले में कैद करके रखा था? कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला कहाँ पर है? अलवर के अंदर। कांकनवाड़ी का किला कहाँ पर? अलवर में। और यहीं पर एक कांकनवाड़ी का पठार भी है ना, यहीं पर एक क्या है? कांकनवाड़ी का पठार भी है, ये भी आपको याद रखना है, कांकनवाड़ी का पठार भी है। प्रताप सिंह बारड। प्रताप सिंह बारड कौन था? पहले तो याद रखिए, प्रताप सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड, ये सब कौन थे? एक तरह से बारड फैमिली थी। कहाँ से बिलोंग करते थे? शाहपुरा से बिलोंग करते थे। शाहपुरा भिलवाड़ा में, वहां से पूरी फैमिली थी। तो आपको याद रखना, तीनों ही बाप बेटे चाचे सब तरह से अपन कहे तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। और इसको बनारस षड्यंत्र केस के अंदर सजा हुई थी। कहते हैं कि एक क्वीनलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने प्रताप सिंह को बोला कि तेरी माँ रो रही है, तो मुझे तेरे खुफिया या तेरे खुफिया जो एजेंसी है, तेरे खुफिया के जो रास्ते है, उन सब ठिकानों का पता बता दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। तब इसने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं 1000 माओं को नहीं रुला सकता, मेरी वजह से हजारों माओं को नहीं रुला सकता। एक कथन किसका था? प्रताप सिंह बारड का था। महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? अग्रगामी मतलब महाराणा प्रताप से पहले एक तरह से ऐसा आदमी जिसने महाराणा प्रताप के पद चिन्हों को पहले ही चल लिए थे, आगे चला दिया। महाराणा प्रताप से उसका गामी यानी एक तरह से गमन कर रहा था, एक तरह से पीछे चल रहा था, वो था राव चंद्रसेन। महाराणा प्रताप से पहले ही राव चंद्रसेन 1572 में अपन कहे कि महाराणा प्रताप के राजा बनने से पहले ही अकबर के नागौर दरबार में चला गया, अकबर के नागौर दरबार में चला गया था, और वहां से वापस लौट आया बिना अधीनता स्वीकार किए। फिर बाद में अकबर ने इसके खिलाफ सेना भेजी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, और मारवाड़ से भागकर फिर सिवाना में शरण लेता है और पहाड़ियों में घूमता रहता है राव चंद्रसेन। अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? अमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूर्य। आसान सवाल है, ठीक है। अपन और देखते हैं, श्यामल दास कौन था? कवि राजा श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता। मोहम्मद नैन्सी। राजस्थान का अबुल फजल बोलते हैं मोहम्मद नैन्सी को, अबुल फजल बोलते हैं ना। नैन्सी ने ख्यात लिखी, मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी। गौरीशंकर ओझा को हिंदी के जो अपन कहेंगे हिंदी भाषा में राजस्थान का इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, जिसने कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा जो इंग्लिश में लिखा गया जो ग्रंथ था उसको हिंदी में लिखा गौरीशंकर ओझा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गिरी सुमेलित 1544 में हुआ, सही बात है। किसके मध्य हुआ? तो अपन कह सकते हैं शेरशाह व मालदेव के मध्य। तो मालदेव न कहे अपन तो इसको अपन कह सकते हैं जैता व कुंपा के मध्य, क्योंकि मालदेव भाग गया था यहाँ से, ठीक है ना। कुछ कूटनीतिक चाल थी इसकी। शेरशाह सूरी को पता था मालदेव जैता व कुंपा तीनों एक साथ है, तो इनको अपन हरा नहीं सकते, इसलिए जैता व कुंपा को किसी न किसी कारण से मालदेव से अलग करना था, ठीक है। फिर युद्ध अपने पास सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर का युद्ध अपने को पता है 1437 के अंदर ही हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम मालवा का और राणा कुंभा के साथ, प्रथम और राणा कुंभा के मध्य दोनों हुए थे अपने कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। दिवेर का युद्ध 1582। दिवेर का युद्ध 1582 एकदम राइट है, 1582 के अंदर हुआ था। दिवेर सुल्तान मिर्जा और अमर सिंह के मध्य। इसी दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की मैराथन बोला गया। मेवाड़ का मैराथन बोला इसको, क्योंकि इसके बाद में मैराथन हुआ। एक तरह से जितने युद्ध थे सब युद्ध जीतते गए महाराणा प्रताप के द्वारा। महोबा का युद्ध 1182 है ना। महोबा का युद्ध 1182 है, ध्यान रखना। 1192 नहीं है, 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध है। तो महोबा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय और परमीर देव चंदेल के सेनापति थे दो, आला व उदल, उनके मध्य हुआ। आला व उदल के मध्य हुआ, ये अपने को याद रखना है। गुब्बारा, नागफली, गजक किसके नाम है? गजक खाने की भी होती है, ध्यान रखना, पर नागफली और गुब्बारा खाने के नहीं होते। ये तोपों के नाम। ये तोप है का? ये तोप है मेहरानगढ़ के अंदर। ये तोप कहाँ पर है? मेहरानगढ़ के अंदर है। ये तोप कहाँ पर है? मेहरानगढ़ के अंदर। गुब्बारा, नागफली और गजक इनके नाम है। किस प्रजामंडल के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया? देखो, कृष्णा दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। पहली बात तो ये कि कृष्णा दिवस मनाया कहाँ गया था? मनाया गया था बंबई के अंदर, है ना, बंबई के अंदर मनाया गया था, ठीक है। क्यों मनाया गया? किसके द्वारा था? मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था।
कहता है कि मारवाड़ प्रजामंडल या मारवाड़ जोधपुर के कुछ जागीरदारों ने कृष्णा नामक लड़की का अपहरण कर लिया था, उसके खिलाफ या उसके विरोध में उन्होंने कृष्णा दिवस मनाया था। ऐसा अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल, किस चित्रकला शैली में कलीला व दमना चित्र चित्रित हुए? उदयपुर शैली के अंदर कलीला व दमना। ठीक है, एक कोयला है और एक सॉरी कलीला व दमना पंचतंत्र की कहानी का एक तरह से हिस्सा है और उसका एक तरह से इसका अनुवाद किया गया। बनास नदी का बहाव किस जिले में सर्पिलाकार हो जाता है? टोंक के अंदर होता है। टोंक के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रताप नामक समाचार पत्र, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रताप नामक समाचार पत्र लिखता कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी लिखता है। ध्यान रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी लिखता है। कहाँ से लिखता है? ये कानपुर से लिखता है। क्या खबर लिखी इसने? बिजुलिया किसान आंदोलन की खबर लिखी। किसके कहने पर लिखी? किसके कहने पर लिखी? तो अपन कह सकते हैं विजय सिंह पथिक के कहने पर लिखी। विजय सिंह पथिक के कहने पर लिखी थी। ठीक है, बिजुलिया किसान आंदोलन की खबर प्रताप नामक समाचार पत्र में लिखी गई। राजस्थान की किस झील को डेड लेक कहते हैं? डेड लेक यानी कि मरी हुई झील को होता है डीडवाना झील को। थार मरुस्थल का विस्तार कुल क्षेत्रफल का कितना है? 60% लगभग, है ना। ऐसे पूछे तो 61 पॉइंट है और लगभग इसको कहे तो 60% का आंसर सही है। राजस्थान में मोलेला गांव, राजस्थान में मोलेला गांव एक राजसमंद के अंदर, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा एक मिट्टी की अपन कह सकते हैं मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। राजस्थान का बरखा न्यांसक किसको कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। बरखा न्यांसक माउंट आबू को कहते हैं, बारिश ज्यादा होने के कारण। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की? है ना, प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता के अंदर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। प्री कैम्बियन युग का है। ध्यान रखना, प्री कैम्बियन युग का है। अवशिष्ट पर्वत वर्तमान में बोलते हैं इसको, अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। अभी वर्तमान में सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है अवशिष्ट पर्वतीय प्रदेश का। मरुस्थलीय प्रदेश में लाठी सीरीज क्षेत्र में, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर लाठी सीरीज क्षेत्र है जिसमें मीठे पानी के नलकूप किस गांव के प्रसिद्ध है? चांदन गांव के नलकूप। और चांदन को क्या बोलते हैं? थार का गढ़ा भी बोलते हैं। थार का गढ़ा बोलते हैं। थार का गढ़ा बोलते हैं। आदित्य बलदेव डालूराम व शालिग्राम किस चित्र शैली के कलाकार थे? अलवर के कलाकार थे। बलदेव डालूराम व शालिग्राम किस चित्र शैली के थे? अलवर के थे। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष छाता और तलवार लेकर करता है? बाल नृत्य। बाल नृत्य किसका है? ग्रास्य का लोक नृत्य है। बाल नृत्य इसका आंसर सही है। क्रांति के दौरान कोटा विद्रोह को दबाने में करौली के मदन पाल ने सहायता की थी। कोटा विद्रोह को दबाने में करौली के मदन पाल की सहायता की थी। मदन पाल रॉबर्ट्स के साथ मिलकर मेजर रॉबर्ट्स के साथ मिलकर कोटा के विद्रोह को दबाता है। मेहराब खां को सजा देता है। जयदयाल मेहराब खां। थार एक्सप्रेस, राजस्थान में थार एक्सप्रेस होती है जो पाकिस्तान और राजस्थान को जोड़ती है। उसका राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव स्टेशन पहला है। ये अपने को याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये परिवहन के अंदर प्रश्न है, परिवहन टॉपिक से निकला हुआ है, तो जानना मुनाबाव पहला स्टेशन है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहला स्टेशन कौन सा है? खोखरा पार। पाकिस्तान के अंदर ये किसमें? पाक में। राजस्थान से अलग होते ही पाक में ये पहला स्टेशन है खोखरा पार। गडरा रोड बाड़मेर के अंदर है, मोहनगढ़ भी जैसलमेर के अंदर है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था, जिसने मॉरिशस नामक पॉलिटिकल एजेंट था जिसको पहले ही अपने क्षेत्र से निकाल दिया था। पीए था अपना, और उसको पहले ही क्या कर दिया था? निकाल दिया था। पीए को निकाल दिया था वहां से। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भरतपुर की क्रांति ज्यादा भड़की नहीं। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई? राजस्थान में प्रथम रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? 1874 के अंदर। लगभग इसकी तारीख है 8 अक्टूबर के आसपास, तो आप देख लेना 1874 में इसका राइट आंसर है। हाँ, कहां से कहां तक हुई? तो देखना, आगरा से बांदीकुई दौसा तक पहली रेल ये चली थी। आगरा से बांदीकुई दौसा तक पहली रेल अपने राजस्थान में चली थी। बावनी नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है? भैंसरोडगढ़। और यही पर भैंसरोडगढ़ नामक एक दुर्ग है, और उस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? जल दुर्ग के नाम से
जाना जाता है। इसी बेसोर दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड ने एक चीज बोला था, मुझे कोई यदि पेशकश करता है किले की तो मैं बेसोर दुर्ग को सिलेक्ट करूंगा या चुनूंगा। ठीक है, ऐसा अपन याद रख सकते हैं कि टॉड ने इसके बारे में कुछ कहा था। वही प्रश्न है वापस। सीपू नदी, सीपू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सीपू नदी। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत क्या होता है? 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक औसत राजस्थान में है। राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद बालोतरा को कहते हैं लघु माउंट आबू, लघु माउंट आबू, है ना। इसमें ही पीपलूद के अंदर कहे तो अपन एक पहाड़ी है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, और वहीं पर बारिश ज्यादा होती है, और ये हल्देश्वर महादेव जो मंदिर है यहीं पर पीपलूद पहाड़ी है, छोटी है, इसी को अपन लघु माउंट आबू कहते हैं। पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा के अंदर है। ठीक है, आगे चलते अपन। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? देखो, टीका है, बोर है, रकड़ी है, टोटी नहीं है। टोटी कान का है ना, टोटी का है, कान का है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। जयपुर के गोल्डन बॉय मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? वुशु से, वुशु से है। वुशु में 2-3 स्वर्ण पदक जीते इसने, इसलिए इसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। मुकेश चौधरी है, वुशु खेल से संबंधित है। बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित शोभा किस्म का संबंध किससे? खेजड़ी से। खेजड़ी की किस्म है शोभा, और एक नई किस्म विकसित की है बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वी भी कर देना, इंपॉर्टेंट कर देना आप इसको। सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण, सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कैसे हुई? कोटा से हुई। तीसरे चरण की शुरुआत कैसे हुई? कोटा से हुई थी, ओम बिरला के द्वारा। अपन कह सकते हैं ओम बिरला, जो अपना कौन है यहाँ पर? ओम बिरला अपना लोकसभा के अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये हुई, वो कोटा विधानसभा से चुने गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई? जमवा रामगढ़ बांध से, जमवा रामगढ़ बांध से, है ना। पानी रो मान रखजो, ऐसा इसका एक वाक्य है, पानी रा मान रखो। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन बने? राजीव कुमार शर्मा बने हैं। नर्मदा नहर की परियोजना, नर्मदा नहर जो परियोजना उसकी कुल लंबाई राजस्थान में 74 किलोमीटर, आपको याद रखनी है 74 किलोमीटर। प्रश्न बना हुआ है। बाड़मेर व जालोर 2 जिले इससे लाभान्वित है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। आप जालोर और बाड़मेर दोनों जिलों को लाभान्वित बता सकते हैं। सांचौर के अंदर इसको 2008 के अंदर पहली बार वसुंधरा राजे सिंधिया के अंदर इसको खोला गया था, और पहली बार सांचौर के अंदर ये पानी इसका आया था। राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति कब जारी हुई? 18 फरवरी 2010 में, 18 फरवरी 2010 को प्रथम वन नीति जारी की गई। विजय देथा की किस रचना पर, विजय दान देथा की किस रचना पर पहली नामक फिल्म बनी थी? दुविधा, दुविधा के अंदर पहलू नामक एक पहली नामक फिल्म बनी हुई है। झालावाड़ का प्रसिद्ध बौद्ध गुफा कहाँ स्थित है? बौद्ध गुफाएं कहाँ पर है? कोलवी गांव के अंदर प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है, मौर्य काल की गुफा है, बुद्ध भगवान की गुफा है, ये अपने को याद रखना है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर। आगे चलते अपन। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, लगभग 17 के आसपास, तो आप याद रख सकते हैं मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक है। राजस्थान में अब तक कितने राज्यपाल की मृत्यु हो गई? 4 राज्यपाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें अपने को याद रखने 4 राज्यपालों के नाम, आप जरूर पढ़े उसको, नामों को। भारत में संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान सभा का स्थायी अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। देखो, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उसके जस्ट 2 दिन बाद में 11 तारीख को, 11 दिसंबर को अपन कह सकते हैं, तो 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो अस्थायी सच्चिदानंद था, राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, परमानेंट थे। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्य सचिव मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री का एक तरह से निजी सचिव भी कहते हैं इसको, तो आप कह सकते हैं मुख्य सचिव। सबसे बड़ा नौकर, राजस्थान का सबसे बड़ा नौकर या किसी भी राज्य का सबसे बड़ा नौकरशाही का जो तंत्र है कि जो नौकरी करता है, वो क्या है? मुख्य सचिव। सबसे बड़ा नौकर मुख्य सचिव माना जाता है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। किसी डायलॉग बॉक्स को, मान ले कोई डायलॉग बॉक्स है, ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको अपने को बंद करना है, तो अपने को कंप्यूटर में एक स्केप की है, ESC, एक ये जैसे कीबोर्ड है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्केप की होती है सबसे कॉर्नर में, उसको दबाते ही ये डायलॉग बॉक्स हट जाता है अपने सामने से। कंप्यूटर की कौन सी इकाई की गणना करती है? कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल गणना अपन कह सकते हैं, लॉजिकल गणना कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है।
डेस्कटॉप पर सबसे नीचे उपस्थित बार को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर सबसे नीचे उपस्थित बार को क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। मान लीजिए एक आपका डेस्कटॉप है, देखते होंगे आप, यहाँ पर एक तरह से ऐसी लाइन होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टास्क बार। यहाँ पे कुछ ना कुछ गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, वर्ड वगैरह ऐसे यहाँ पर कुछ डेट वेट होती है लास्ट में, है ना? तो ये क्या बोलते हैं? इसको टास्क बार बोलते हैं। इस टास्क बार को याद रखना, नीचे उपस्थित बार को। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, उसमें नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बूट नहीं हो सकता। बूट मतलब स्टार्ट, है ना? बूट यानी स्टार्ट, यानी कि कोई आगे प्रोग्राम नहीं आ सकता, उसको अपन कहते हैं बूट। बूट तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओएस नहीं है कोई भी, तो उसको अपन चालू नहीं कर सकते। ठीक है, ये थे अपने पास कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको हल करने हैं। अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको मैथ्स के टॉपिक मिल रहे हैं, तो आपको वो देखने हैं। विज्ञान की एक मैराथन मिलेगी, लगभग मैंने 120 प्रश्न तैयार किए उसमें से, और 120 में से मैं गारंटेड कह सकता हूँ 4 से 5 सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप वो मैराथन जरूर देखें। उसके अलावा मैं कहूँ आपको कि इस 4th ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने रणनीति बताई आपको, वो रणनीति भी देखें, ताकि आपको थोड़ा भी आपको समझने में आसानी रहेगी। रणनीति देखने से क्या होगा? रणनीति देखने से ये होगा कि आप लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे। आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें होगी जो आपको पता नहीं होगी, वो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे जो भी वीडियो वो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए।